कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तू हर मन के स्वागत है आज के हमारे कृषि दर्शन में। जय जोहार। आज तो मैं यही कही संगी का मोर छत्तीसगढ़िया किसान सरसों के खेती है वरदान। मोर छत्तीसगढ़िया किसान सरसों के खेती है वरदान। नहीं होवे हृदय के बीमारी, नहीं होवे हृदय के बीमारी, तेल खाए जब सरसों के संगवारी। अरे सरसों के खलीला खवाबो, गजब गजब दूध हम पाबो। अरे बनाबो आमा के अथान, सरसों के खेती है वरदान। अहो संगी सरसों के। हाँ संगवारी हो, तुमन जानत हो कि ये संसार के दो तीन चीज़ बहुत बड़े आधार हैं। एक तो खेती किसानी और दूसरा जय जवान और जय किसान इसे कहे जाते। ओकरे सेती हमारे किसान भाई मन के जो मेहनत है तेकर अच्छा से फल मिल सके और ओमन ला ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार के लाभ हो सके, यही सोच के हम कृषि दर्शन कार्यक्रम ला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं संगी हो। तो कृषि दर्शन के आज के हमारे जो विषय है तेमा कहा है कि सरसों। हाँ सरसों तुमन जाना था कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ उपयोग में आने वाला चीज़ है। कई सरसों के तेल से कई प्रकार के जो बीमारी है तेना ठीक होते। सरसों के तेल से हृदय रोग बर घलो फायदा मिलते। सरसों के तेल अगर नून में लगावे दांत बर घलो माने जाते। लहसुन संग डालबे तो सर्दी खांसी बर होते। माने भारी औषधि गुण घलो है और सरसों के साग घलो बनते। और आमा के अथान है तो बिना सरसों के बने नहीं सके संगवारी हो। तो ओकरे स्थिति सरसों के उत्पादन के उन्नत विधि हम खेत में लगाबो खूब कमाबो हमला मालूम है, लेकिन अगर उत्पादन के जो विधि तेन कहूँ बहुत बढ़िया होए तब जा कर के हमला ज़्यादा फायदा मिलते। तो ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला सरसों के उत्पादन के उन्नत विधि का है एकरे बारे में जानकारी देवो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें ललिता राम टेके जी। ये ललिता राम टेके जी वस्तु विशेषज्ञ हैं मृदा विज्ञान और ये कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा के आए। और आज हम जो आए हैं मोर पीछू में जो सुंदर बढ़िया प्यूरा प्यूरा सरसों दिखा थे, आँखी नहीं ठहरे थे, ये आए ग्राम करसा। तो संगी हो हमन हाँ ललिता राम टेके जी से सरसों के उत्पादन के उन्नत विधि जानिन। एक पहले एक ले लेते संदेश। चने की खेती करते हैं किसान भाई, तो हम 2 या 3 विधि से इसकी बुआई करते हैं। सामान्यतः पहला है जो किसान भाई खेत की जुताई करेंगे और छिड़कावा विधि से उसकी बुआई कर देते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं कतार में। और तीसरी जो विधि है ये भी सीड ड्रिल के माध्यम से होगी, लेकिन इसमें जो है हम आखिरी के जो 2 फर ओपनर है उसमें नाली निर्माण के लिए फर ओपनर का उपयोग करते हैं। जो सामान्यतः हम जब चौड़ी क्यारी नाली विधि पे आते हैं तो इसमें है कि अधिक से अधिक अगर जल भराव की स्थिति आती है तो वो इन नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाए पानी। और कम पानी की स्थिति में भी जो ये बेड है, जो चौड़ी हमने ब्रॉड बेड बनाया है, ये बेड जो है पानी को या जल को संचय करके रखे, जिससे कि पौधों की बढ़वार के लिए पानी की कमी ना हो। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर एक बार स्वागत है। और आज के हमारे जैसे विषय है कि सरसों के उत्पादन की उन्नत विधि का है, ये चर्चा शुरू करथन। तो सबसे पहले हमारा जरूरी ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, जो मौसम है, तो उन्हें सरसों पर ठीक है कि नहीं है, और ठीक है तो कौन से मौसम में हमला सरसों के बीज ला बोना है ये जलवायु के हिसाब से। और दूसरा बात संगे संग में सरसों के जो खेत है तेल ला कैसे तैयार करना है, ये कौन प्रकार के माटी में होते। 3-4 प्रकार के माटी हमारे छत्तीसगढ़ में होते। तो कौन प्रकार के माटी एक हर उपयुक्त है, वो माटी ला कैसे तैयार करना है, कतका गहीर में जोताई करना है, जोताई करे और कौन कौन से यंत्र के उपयोग करना है, आओ सबसे पहले जान लेथन हमारे वस्तु विशेषज्ञ से। जैसा कि छत्तीसगढ़ में सरसों की बुआई का समय और जलवायु के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें पठारी क्षेत्र आता है, पहाड़ी क्षेत्र आता है और छत्तीसगढ़ मैदानी इलाका आता है। तो सरसों की खेती के लिए तो वैसे हमें जलवायु जो ठंडी जलवायु चाहिए रहती है वो उपयुक्त होती है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है बहुत ही अच्छी है और इसमें हम बहुत अच्छे से सरसों की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जलवायु का देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ठंडी कम पड़ती है और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा ठंडी पड़ती है।
तो उसमें हम लोग बुआई का जो समय है उसको हम आगे पीछे करके सरसों की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं और उसका उत्पादन ले सकते हैं। सरसों की खेती के लिए जैसे कि अगर भारी ज़मीन है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार है। जिसमें अगर हम कन्हार मिट्टी में सरसों की खेती करें तो उसका जल धारण क्षमता ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से हम 2 से 3 सिंचाई में ही हमारा जो फसल है वो अच्छा हो जाता है। और अगर हमारी भूमि हल्की है तो हम उसमें 4 से 5 सिंचाई करके सरसों की खेती का भरपूर उत्पादन हम ले सकते हैं। जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो अगर ठंडे प्रदेश ज़्यादा है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम सरसों की बुआई कर सकते हैं। और अगर प्लेन इलाका में हम आए, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में हम आए, तो उसमें हम 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम उसमें आराम से बुआई कर सकते हैं और सरसों का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों खेती के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम धान का फसल लिए हैं और सही समय पे हमने कटाई कर दिया है तो ज़मीन को हमें अच्छे से 2 बार कल्टीवेटर चला के जुताई करके उसमें रोटावेटर चला के ज़मीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेवें। अगर हम धान की लेट वैरायटी लेते हैं, जो देर से पकती है धान की वैरायटी जो है वो, तो अगर उसको हम लें तो उसमें हमें कल्टीवेटर चलाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर देर से बुआई करें तो ज़्यादा अच्छे से भुरभुरी हमें करने की आवश्यकता होती है। ढेले अगर ज़्यादा हैं तो उसे रोटावेटर से छोटे टुकड़े कर लें और भुरभुरी मिट्टी का उपयोग करें। और इसमें रोटावेटर चला के समतल कर लें भूमि को। और कीट व्याधि से बचाने के लिए हमें कीड़े बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिए हमें गहरी जुताई भी करनी बहुत आवश्यक है। परंतु रोटावेटर से अगर हम समतल कर दें भूमि को तो ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखियो संगी हो, तुमन ला हमारे जी ललिता राम टेके जी बताइए कि कैसे ढंग से खेत ला जोतना है और वहाँ का यंत्र के हम लोग उपयोग करना है ताकि हमारे भूमि यहाँ ठीक से तैयार हो जाए। अब दूसरा जो विषय आते सबसे बड़ी बात वो आए बीजा। काबर के जैसे बीजा वैसे पौधा हो ही संगी हो। बीजा अगर दमदार तो पौधा घलो दमदार। तो वो जो बीजा है तेखर मात्रा है एकड़ पीछू कतका लगही, कौन कौन किस्म के जो सरसों है ओकर का नाम हो सकत है जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूइयाँ पर बढ़िया है तेन ला जानबो। और संगे संग में ये ला जानना जरूरी है कि बीजोपचार वगैरह जो हम करथन तो उन्हार एकर पर उपयोगी है कि नहीं है, और बीजोपचार अगर करना भी है तो हम कौन से दवाई से करीन और कौन माध्यम से करीन, अब जानथन हमारे आज के वस्तु विशेषज्ञ से। तो सरसों के लिए 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है यदि 1 एकड़ में हम लगा रहे हैं तो। और प्रति हेक्टेयर अगर करें तो 5 से 6 किलोग्राम बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। बीज अगर हम देसी बीज का उपयोग करते हैं तो यह देसी विधि से तैयार हो जाता है और अगली वर्ष हमें बीज बोने के लिए बीज भी प्राप्त हो जाता है। तो जो देसी किस्म है सरसों के बीज की वह है छत्तीसगढ़ सरसों वन, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। और PM 25 है, पूसा गोल्ड है, इस सबका उपयोग किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, तेल की प्रतिशत मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी होती है और इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हम हाइब्रिड सीड का उपयोग करें 1666 है, 5222 और 5210, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी पौधे की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर तक होती है और फूल भी बहुत अच्छे आते हैं, दाने बहुत अच्छे भरते हैं, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम पायोनियर का लें तो इसमें 45546 की वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और कीड़े बीमारी से भी प्रतिरोधक क्षमता इसका बहुत ही उच्च होता है। तो हाइब्रिड सीड में अगर किसान भाई लेना चाहे तो उत्पादन तो देसी जो प्रजाति होती है उससे ज़्यादा आती है, और अगर फसल विक्रय करके वो पैसा कमाना चाहते हैं तो हाइब्रिड सीड का चयन ज़रूर करें। और अगर देसी वैरायटी उपयोग कर रहे हैं, देसी प्रजाति का उपयोग कर रहे हैं तो अपना जो PM 25 है जिसका दाना बोल्ड रहता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरसों भी अगर आप देर से बुआई कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरसों भी बहुत अच्छी है। और बुआई का जो तरीका होता है उसमें अगर आप सीड से बुआई कर रहे हैं, कतार से कतार की बुआई अगर कर रहे हैं तो उसमें कतार से कतार की जो दूरी रहती है वह 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधों से पौधों की जो दूरी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर किसान भाई सीड से बुआई नहीं कर रहे हैं तो छिटकवा विधि से भी आसानी से सरसों की बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के समय 2-3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि
बीज का उपचार करना चाहिए। बीज का उपचार अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी जो बीमारी है जो फसलों में आ जाती है वह नहीं आएगी और हम उसकी जो खर्च है उससे हम पहले ही बच सकते हैं। तो बीज उपचार करने के 2-3 विधि है, एक रासायनिक विधि है और दूसरा जैविक विधि है। तो रासायनिक विधि में उसमें कार्बन डाइजिंक का उपयोग करते हैं हम लोग 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। उसमें हम समतल भूमि में अपने बीज को रख लें और उसमें 2 से 3 ग्राम कार्बन डाइजिम को हल्का हल्का पानी उसमें छिड़क के उसमें मिक्स करके उसको हम बीज का शोधन कर सकते हैं और उसको आधा घंटा सुखाने के बाद बीज की बुआई कर सकते हैं। इसमें इसका जो अंकुरण क्षमता है वो बहुत अच्छा आता है और इसमें कीट व्याधि और बीमारी, सबसे ज़्यादा तो बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। मतलब 80% तक हमारा जो फसल है वो सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद जैविक विधि हम देखते हैं। जैविक विधि में हम पीएसबी कल्चर से हम उसका शोधन करते हैं, ट्राइकोडर्मा से शोधन करते हैं। इसमें भी हम पीएसबी कल्चर का जो कल्चर है वो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं। इसके अगर हम जैविक खेती में जैविक रूप से अगर हम बीज का शोधन करें तो थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि जब हम बीज का शोधन करें तो उस समय हम थोड़ा सा गुड़ का पानी का उपयोग करें। उसको भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। जब समतल भूमि में हम बीज को फैला देते हैं तो उसमें आधा लीटर पानी में आधा किलोग्राम गुड़ या 250 ग्राम गुड़ का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उसको हम अच्छे से मिक्स करके जब हम पीएसबी कल्चर का उपयोग करेंगे तो उसमें चारों तरफ अच्छे से हम मिला लें उसको। उसके बाद जो गुड़ का पानी है उसके ऊपर छिड़क दें। उसके बाद आधे घंटे के बाद उसको छाँव में सुखा के उसका उपयोग कर सकते हैं बुआई के लिए। गुड़ का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो कल्चर हम लोग उपयोग किए हैं वो पाउडर के रूप में रहता है, तो अगर हम ऐसे ही उसको डाल देंगे तो पाउडर पूरा नीचे चला जाएगा और बीज में वो अच्छी तरह से लेपित नहीं होगा। तो उसके लिए हम गुड़ का पानी का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है वो पाउडर जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाता है, एक कोटिंग उसको प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा जो बीज है वो स्वस्थ रहता है। अब तीसरा बात ये होते कि हमारे सरसों पर जल के प्रबंधन, पानी कैसे देना है। पानी का है कि पानी के दे के बहुत अकन विधि है, जेमा बहुत कुछ विधि में पानी बहुत लगते, कुछ विधि में पानी कम आते। तो हमार जो सरसों है तेखर बार पानी दे बर कौन से सबसे बढ़िया विधि माने जा सकत है। संगे संग में सरसों के शुरू से लेकर के जब तक वो टोरे भर हो के लायक हो जाए तब तक बीच बीच में कतेक दिन में पानी देने लगी, मौसम के हिसाब से पानी कैसे कैसे देना है। काबर कि पानी के बिना नहीं है जिंदगानी, और पानी जो है तुम संसार के सबसे बहुत बहुमूल्य चीज़ संगी हो। तो कम पानी में ज़्यादा कैसे हम लाभ लें आवा जानथन जल प्रबंधन सरसों के उत्पादन पर उन्नत विधि पर। सरसों की खेती के लिए जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यह मिट्टी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर हमारी मिट्टी हल्की है, दोमट मिट्टी है, मटासी मिट्टी है, तो इसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता 4 से 5 बार होती है। और अगर हमारी मिट्टी कन्हार मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो उसमें हम 3 बार ही सिंचाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब ओल आता है, जब नमी रहती है मिट्टी में, उसी समय हम बुआई कर देते हैं, तो एक पानी की हमें आवश्यकता नहीं होती है, बीज उसमें अंकुरित हो जाता है। उसके 25 से 30 दिनों के बाद हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद पौधा 70 से 80 दिनों का होता है तब दूसरी सिंचाई करनी चाहिए फूल आने के पहले। और आखिरी में जब फसल हमारी जब बाली निकलने लगती है तो उस समय हमें आखिरी सिंचाई करनी चाहिए। हमारी जो फसल है वो 120 से 125 दिन की होती है, तो उस हिसाब से 3 से 4 सिंचाई हम लोग कर सकते हैं। इससे फसल बहुत अच्छे से तैयार होती है और गुणवत्ता भी उसकी बहुत अच्छी रहती है। संगी हो, तुमन जाना था कि आज के हमारे जो विषय चला से चर्चा है कि सरसों के उत्पादन की उन्नत विधि का हो सकत है, और एक विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में ललिता राम टेके जी आए, एक जानकारी हमरा देवत है। ये तो चलत रही, आवल ले लेथन पहली एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा। ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर स्वागत है। अब चौथैया बात जो है वो आए ये कि खरपतवार कोनो भी फसल में खरपतवार तो हो ही जाते लगभग संगवारी हो। और तुम जानता हो कि खरपतवार ऐसे चीज़ है जो हमारे खातुल खाते, हमारे पानील खाते और हमारे पौधा मन के बढ़वार लगलो रोकते।
तो एमा कौन कौन प्रकार के खरपतवार लग सकत है, ये खरपतवार के हमर चिन्हारी हम कैसे करबो, और का ऐसे काम करबो जेमा ये खरपतवार है या तो कम से कम हो या होबे झन करे। अब मान लो कहूँ हो ही गे खरपतवार हमर नींदा वगैरह कहूँ हमर जामी गे हमर खेत में, तो ओमा कैसे ओखर निवारण कर सकत हन, का दवाई डाले लगी, कतका मात्रा में डाले लगी, एला जानथन। और संगे संग में बहुत महत्तम के चीज़ होते कोनो भी फसल बर होए खातू व माटी, तो एमा कौन कौन प्रकार के खातू सरसों बर जो हमला दे बर कौन कौन प्रकार के खातू लगी, कौन कौन समय में लगी, शुरू में देना है कि बीच में देना है, फूल फल के बेरा में देना है, कतका कतका मात्रा में देना है, और दे के सबसे बढ़िया विधि का होते। सबसे पहले तो हम खरपतवार के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सरसों की फसल में बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं। खरपतवार के बारे में तो किसान भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे कि खरपतवार क्या होता है, नींदा क्या होता है। नींदा तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमने किसी भी प्रकार का फसल का चयन किया है खेत में लगाने के लिए और उसमें कोई दूसरी प्रजाति का फसल उग गया है या कुछ हानिकारक फसल उग गया है तो उसे हम नींदा कहते हैं। अगर हमने सरसों की फसल लगाई है और उसमें कहीं धनिया के बीज आ गए या कोई हानिकारक पौधे के बीज आ गए तो वो हमारे लिए एक निंदा के रूप में रहता है, और उसे हम जितनी जल्दी हो सके उतना निकाल दें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि निंदा अगर उग जाता है खेतों में तो यह जितने भी पोषक तत्व हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उसको वह चूस लेता है और जो हमारा जो मुख्य फसल है उसको बढ़ने नहीं देता। तो निंदा का नियंत्रण सबसे पहले करना चाहिए। उसके लिए जैसे सरसों में सकरी पत्ती के जो नींदा है वो ज़्यादा आते हैं, चनौरी भाजी जो रहते हैं, भथुआ है, पीली सेंजी है, ये बहुत सरसों के खेतों में उग जाते हैं और किसान भाई इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके उपचार के लिए आइसोप्रोट्यूरान 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ उसका छिड़काव कर दें। जिस दिन बुआई कर रहे हैं खेतों में उसी दिन ही इसका छिड़काव करना बेहतर रहता है। अगर किसी कारणवश किसान भाई लेट हो गए हैं तो जब अंकुरण आ जाता है हमारे फसलों में तब उसका छिड़काव अवश्य कर देवें, नहीं तो फिर आगे फिर खर्च बढ़ते जाता है, लागत बढ़ती जाती है तो और पोषक तत्वों की कमी पौधों में दिखाई देने लग जाती है। तो खरपतवार का नियंत्रण पहले करें। उसके बाद फर्टिलाइज़र खाद के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें कि सरसों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की हमें आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो इसमें किसान भाई यूरिया तो उपयोग करेंगे ही, उसको 3 भागों में बांट के हमें यूरिया का उपयोग करना है। पहले तो जब जर्मिनेशन होता है उसके 10 से 15 दिनों के बाद हम यूरिया के पहली खेप हम दे दें। उसके बाद दूसरी खेप जब फूल आने के पहले और तीसरा जब फलियां पकने के पहले जब 80 से 60 से 70 दिन का जब हो जाता है तब तीसरा हमें यूरिया का डोज है वो डाल दें। दूसरी अहम बात यह है कि किसान भाई जल्दी ही पैदावार और कम मज़दूरों की संख्या कम लगे और परिवहन का चार्ज हमें कम लगे करके कभी कभी डीएपी का भी छिड़काव कर देते हैं सरसों में। तो फास्फोरस के उपयोग के लिए डीएपी तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा जो रहता है वो सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको किसान भाई अपने लैंग्वेज में राखड़ कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें डीएपी डालने के अलावा जो सिंगल सुपर फास्फेट में सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि इसमें द्वितीयक पोषक तत्व जो रहते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं उसमें उसकी भरपाई हो जाती है। इसमें हम लोग को सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम की भी प्राप्ति हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि वो डीएपी के स्थान पे अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो डीएपी के स्थान पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। तीसरा जो मुख्य जो फर्टिलाइज़र जो खाद आता है वो पोटाश है। पोटाश को 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ शुरू में ही दे दें। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है पोटाश डालने से और कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होता है। और एक संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हुए हमें पोटाश की मात्रा ज़रूर डालनी चाहिए। तो संगी हो तुम देखे हवा कि अगर उन्नत विधि से कोई भी चीज़ लेकर करे जाए तो फ़ायदा है 10 गुना 20 गुना बढ़ जाते। काबर कि मेहनत के फल अगर सही नियम के अनुसार से करबे तो ज़्यादा मिलही, और मेहनत ला कहूँ बेनियम करे संगवारी हो तो बेकार जाते। दूसर बात है कि फसल चक्र बदले से भूइयाँ उपजाऊ रही थे। तो हमारे ये जो सरसों के खेती अगर तुमन करी हो दूसर खेती छोड़ करके थोड़ा तो हमारे भूइयाँ के फसल चक्र घलो बदल ही और ओकर से उपजावन घलो बढ़ी। तो संगी हो आज के बताए के हिसाब से तुम सरसों खेती करो, खूब कमाओ, यही हमारी शुभकामना है। अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर हो। तलघस जम्बो संगवारी मल्ला, जय जोहार।